बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो जी, क्यूएटी में से सेक्शन जो सी होता है ना, ये होता है एनालिटिकल रीजनिंग का। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली अभी मॉडल पेपर हल करवा रहा हूँ जो आई कैप ने दिया हुआ है। तो इसी पैटर्न पे आई कैप ने क्वेश्चन देने हैं, तो आप इस हिसाब से ही अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, पहले जो सेक्शन है उसके 60 क्वेश्चन है, ये 61 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। बाकी जो इसके बेसिक प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो एनालिटिकल रीजनिंग में एक, अगर मैं आपको बताऊं तो 5 टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। एक टाइप का क्वेश्चन आता है जनाब, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उस स्टेटमेंट का लॉजिकली आपने ऑन कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। लॉजिकली मतलब कोई लॉजिक बनता हो। ठीक है, एक सवाल आपको आएगा, एक सीरीज बताई होगी नंबर्स की, उन सीरीज में से आपने नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आपको एक पिक्चर बनाकर आएगी, कुछ डायग्राम होंगे, मतलब पिक्चर मतलब डायग्राम होंगे, आपने नेक्स्ट डायग्राम फॉलो देखना होगा कि कौन सा होगा। फिर आपको दो चीज़ों का रिलेशन बताया होगा, आपने उस रिलेशन को देखकर नेक्स्ट रिलेशन ड्रॉ करना होगा। और 5वें नंबर पर आपने एक ऑड सीरीज या ऑड नंबर को सेलेक्ट करना होगा। ऑड सीरीज या ऑड नंबर का मतलब ये होता है कि आपको वो 3-4 पैटर्न बता दिए जाएंगे और उसमें आपको बताया जाएगा बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी 3 से मुख्तलिफ है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके मेरे भाई 5 टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, इन 5 टाइप्स में हम ये इस मॉडल पेपर के अंदर ये सेक्शन सी बनेगा आपका। इसके अंदर इन 5 टाइप्स की प्रैक्टिस गिवन है, हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 61 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जी, वन हैज़ टू बी वेरी कॉशन वाइल ड्राइविंग। कहता है कोई भी बंदा है वो ड्राइविंग करते हुए बड़ी एहतियात करे। कंक्लूजन में वो कहता है कि लेजी पीपल शुड नॉट ड्राइव। कहता है जी लेजी पीपल को ड्राइव करना ही नहीं चाहिए, हालांकि ये लिखा हुआ है कि ड्राइव करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। नीचे लिखा हुआ है वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय यूजिंग एक्टिव। कहता है कि अगर हम एक्टिव होकर बैठेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है। तो आपको लॉजिकली कौन सी स्टेटमेंट है कि लेजी लोगों को ड्राइविंग से फारिग करवा दें, या कि ये कहना चाहिए कि भाई अगर हम एक्टिव रहेंगे तो एक्सीडेंट की बचत हो सकती है। तो लॉजिकली का मतलब यह है कि कोई लॉजिक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में और आपके ख्याल में भी यही होगा कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये कुछ बेहतर है ऊपर वाली स्टेटमेंट के, कि एहतियात करनी चाहिए, दूसरे लफ्ज़ों में कि जनाब एक्टिव होकर बैठना चाहिए, जिससे ये होगा कि हमारे एक्सीडेंट नहीं होंगे। और ये तो नहीं बिल्कुल ही कि जो लोग थोड़े सुस्त हैं उन्हें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि भाई एहतियात करनी चाहिए जब आप ड्राइविंग करो। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा लॉजिकली ठीक लग रही है ऊपर वाली स्टेटमेंट के हिसाब से। जो पहली स्टेटमेंट है वो भी ठीक हो सकती है, लेकिन बेहतर जो है वो दूसरी स्टेटमेंट है। फिर 62 क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेलीविजन कन्विंसेस व्यूअर्स दैट द लाइकलीहुड ऑफ देयर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ अ वायलेंट क्राइम इज एक्सट्रीमली हाई। एट द सेम टाइम बाय इट्स वेरी नेचर इट्स परसूड्स व्यूअर टू पैसिवली एक्सेप्ट वट एवर हैपन टू देम। कहते हैं टेलीविजन में ये दिखाया जा रहा है कि जो क्राइम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये एक तरह से मेंटली तौर पर व्यूअर्स को ये एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो लॉजिकली पहला वो कहता है टीवी व्यूअर्स आर मोस्टली लाइक टू बी विक्टिमाइज्ड। कहता है जो टीवी देखते हैं वही ज्यादातर विक्टिमाइज्ड होते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। फिर कहता है टीवी प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेस वॉलंटरीली इन द व्यूअर्स। ये कुछ मानना है कि वो कहता है कि जो टीवी है वो प्रमोट्स कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई हेल्पलेस फीलिंग आए व्यूअर्स के अंदर कि भाई जब इस तरह की सिचुएशन आती है या इस तरह का मसला हो सकता है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर सी में लिखा हुआ है टीवी व्यूअर्स प्रमोट्स क्रिमिनल बिहेवियर। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया।
कि टीवी व्यूअर्स क्रिमिनल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, या पीपल शुड नॉट टीवी वॉच टीवी, ये भी नहीं है। तो इन चारों में से ना बेहतर जो लग रही है कि टीवी प्रमोट करता है, ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो जाए व्यूअर्स के अंदर, वो फीलिंग डेवलप हो जाती है। ओके होगी बात। फिर 63 क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, लुक एट दिस सीरीज 36, 34, 30, 28, 24। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि हर नंबर में पहले 36 है, फिर 34 है। तो अगर आप देखें 2 का डिफरेंस है, फिर 34 से 30 4 का डिफरेंस है, फिर 30 से 28 फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 28 से 24 4 का डिफरेंस है, फिर 24 से 22 आएगा। भला क्यों? क्योंकि सीरीज ऐसे चल रही है, 2 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का। ऐसे ही है ना, क्योंकि देखो 36 और 24 में 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, तो फिर 2 का डिफरेंस आएगा। तो आंसर कौन सा ठीक होगा? 22। अच्छा, ये अभी तक मैं सिर्फ अब मजबूरी है कि बहुत सारे बच्चों का कल पेपर है, तो इसलिए पहले मैंने मैथ का पोर्शन करवा दिया था फिजिकली, तो ये एनालिटिकल रीजनिंग का अभी मैं करवा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं QAT की पूरे मैथ और एनालिटिकल रीजनिंग की पूरी सिलेबस की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के बच्चों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह फिर हर बच्चा उससे मुस्तफ़ीद हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तक के लिए सिर्फ ये करूँगा। उसके बाद 64 क्वेश्चन पे आए। 64 में लिखा हुआ है कि जनाब, इट इज़ डिज़ायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 ईयर्स। सो कहता है कि स्कूल में बच्चे को अच्छी एज जो होती है वो 5 साल होती है। कंक्लूजन में वो कहता है कि एट दैट एज द चिल्ड्रन रीच अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। कहता है कि इस एज में बच्चा एक अच्छी डेवलपमेंट की पोजीशन पे होता है और वो सीखने के लिए रेडी होता है। दूसरे में लिखा हुआ है द स्कूल डू नॉट एडमिट द चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ द एज। कहता है जी स्कूल में बच्चा एडमिट ही ना करो 6 साल के बाद। लॉजिकली कौन सा बनता है सही कि भाई जिस बच्चे की एज 6 साल से ज्यादा हो जाए उसे एडमिट ही ना करो, या कि जो 5 साल या उससे ज्यादा एज का बच्चा लेवल ऑफ डेवलपमेंट और उसका रेडी टू लर्न होता है। कौन सी लॉजिकली स्टेटमेंट ठीक बनती है? अब सारे दिल से यही कह रहे होंगे कि जो स्टेटमेंट 1 है वही लॉजिकली बेस्ट समझी जाती है, तो जिसका आंसर बी बनता है। ओके होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, कहते हैं ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपस इज टू। और ओडोमीटर अगर माइलेज को मेजर करता है तो कंपस किसके लिए? डायरेक्शन के लिए, और हाइकिंग के लिए, स्पीड के लिए, नीडल के लिए, और डायरेक्शन के लिए। आपको पता है कंपास जो होती है वो अक्सर ये जो किबला का डायरेक्शन होती है वो भी कंपास के ज़रिए देखी जाती है। तो कंपास बेसिकली डायरेक्शन को मेजर करती है। ठीक है, ये तो आपको वैसे ही पता होगा, ये फिज़िक्स की टर्म में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, जैसे मैंने आपको ये सारी टाइप्स बताई थी उनमें से एक ये टाइप भी आती है कि आपको बताया जाएगा कि जैसे कॉबलर और शू का रिलेशन है। कॉबलर आपको पता है मोची को कहते हैं, और शू आपको पता है जूते को कहते हैं। इनका जो आपस में रिलेशन है वो कहता है बताओ नीचे चारों में किसका रिलेशन है। लो जनाब, जॉकी और हॉर्स। जॉकी कहते हैं घुड़सवार को, हॉर्स कॉन्ट्रैक्टर आपको पता है ठेकेदार को कहते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं। मैसन मिस्त्री को कहते हैं स्टोन। कोबॉय चरवाहे को कहते हैं। हाँ जी, तो किसका रिलेशन होता है मोची और जूते के हिसाब से? घुड़सवार और हॉर्स नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ये हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डिंग, क्योंकि मैसन और स्टोन का भी रिलेशन नहीं होता। मैसन तो बनाने वाला होता है, स्टोन पत्थर को तो तराशा जाता है अगर। और कोबॉय चरवाहा और बूट का भी आपस में रिलेशन नहीं बनता। मेरे ख्याल में बूट का रिलेशन तो हमारे सियासतदानों का होना चाहिए साथ। चले बी, ये इसका आंसर है जरा। 67 पे आ जाए।
67 में है, यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर और विद पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड यूर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन। कहता है कि आप एक प्रोग्रामर के तौर पर अपॉइंट हुए हैं और 1 साल बाद आप कंफर्म होंगे। फिर वो लिखा हो द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट बिल्कुल कहते लिखा हुआ है ना, अपॉइंटमेंट एज अ प्रोग्राम विद द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द कंफर्मेशन। भाई हम आपको बाद में कंफर्म करेंगे जब हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर आपको परफॉर्मेंस का पहले ही पता होता तो आप उसको प्रोबेशन पीरियड के लिए ना रखते। फिर एन इंडिविजुअल नीड्स टू प्रोवाइड हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप इंडिविजुअल को टाइम दे रहे हो कि भाई आप दिखाओ 1 साल के अंदर प्रोबेशन पीरियड, वो जो 1 ईयर है क्या कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए दोनों स्टेटमेंट वेरीफाइड है। 68 पे आ जाए जी। 68 में क्या कह रहा है वो, द स्कूल मैनेजमेंट हैज अनाउंस्ड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स हु डू नॉट रिपोर्ट टू क्लास ऑन टाइम। कहता है जो क्लास में टाइम पे नहीं आते ना, उनके लिए आपका ये प्लान है कि थोड़ी सख्ती करें। पहली बात कहता है दे वांट टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस क्लास। वो कहता है वो चाहते हैं कि जो बच्चे बार बार आते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चा क्लास में लेट आता है तो बार बार क्लास का दरवाज़ा ओपन होता है, तो जिसकी वजह से सारे एक दफ़ा टीचर का भी और स्टूडेंट का भी ध्यान उधर चला जाता है। तो ये तो लॉजिकली बात मुझे तो ठीक लग रही है। फिर वो कहता है दे वांट टू डिवेल्प डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। वो डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं। जी जनाब, कौन सा बेहतर आंसर होगा? मुझे तो ये भी दोनों ठीक लग रहे हैं। हाँ जी, आपका कंक्लूजन क्या है? दे वांट टू अवॉइड फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस। वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं जो क्लास डू नॉट रिपोर्ट टू क्लास ऑन टाइम। तो जो ज़्यादा बेस्ट है ना, वो डिसिप्लिन वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। दे वांट टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस क्लास, ये भी ठीक है कि वो जो फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये सिर्फ वो शुरू में जो बच्चे टाइम लेट आते हैं तो उनको इशू होता है। तो मेरे ख्याल में और बिल्कुल आंसर भी यही है कि दूसरा ज़्यादा बेस्ट आंसर है। तो इसकी ऑप्शन ए है कि वो चाहते हैं कि क्लास का एक डिसिप्लिन बन जाए, स्टूडेंट्स टाइम पर आया करें। 69 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला 2 है, फिर उसने 2 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर 1 को 2 पे डिवाइड किया, फिर इसको 2 पे डिवाइड किया, फिर मज़ीद 2 पे डिवाइड किया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4, 1/8 सॉरी। आगे आ जाए जनाब 70 क्वेश्चन के ऊपर। लिखा हुआ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कहता है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये हम भला किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई साहब चमक दमक पे ना जाओ। अक्सर ऐसा भी होता है जो चीज़ चमक दमक वाली होती है अंदर से खोखली होती है। ऊंची दुकान फीका पकवान। अब वो कहता है जी नॉन मेटल्स आल्सो ग्लिटर। कहता है जो मेटल नहीं होती वो भी चमक सकती हैं। नॉट ऑल मेटल ग्लिटर्स। वो कहता है हमेशा जो धातें हैं वो नहीं चमकती। फिर ग्लिटरिंग थिंग्स में बी डिसेप्टिव। कहता है चमकती चीज़ें धोखा दे सकती हैं। ये इसका मतलब बनता लॉजिकली नहीं, ये तो वैसे आपको पता है प्रोवर्ब है, इसमें तो लॉजिक का कोई कंसर्न भी नहीं है। हाँ जी जनाब 71 सवाल में है जरा। देखो फाइंड द ऑड वन। स्विमिंग, डाइविंग और सेलिंग और ड्राइविंग, ये ऑड वन है। ऑड वन का मतलब पता है ना, स्विमिंग, डाइविंग और सेलिंग ये सारा पानी से रिलेटेड है, और ड्राइविंग वो जमीन के ऊपर ड्राइव किया जाता है। तो बाकी तीनों से एक चीज डिफरेंट होती है, तो वो आपने बेसिकली डिफरेंट चीज देखनी है। फिर 72 पे है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉइज। कहते हैं अगर हम पंक्चुअल रखना चाहते हैं ना, तो वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस, तो उनको हम पैसे दिया करें आने जाने के।
ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। ओके होगी बात। तो आप चाहते हो कि कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, ये तो बिल्कुल उल्टी है, ये तो बात ही गलत है। ऊपर वाला लिखा हुआ है कि भाई अगर आप पंक्चुअल रखना चाहते हो ना तो कन्वेंस अलाउंस दें। डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। कहता है अगर जो डिसिप्लिन है और जो रिवार्ड है वो साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब ये देखें, ये पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन को शो कर रहा है और कन्वेंस अलाउंस रिवार्ड को शो कर रहा है कि आप पैसे देंगे उनको। तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जनाब 73 पे। ऑप्टिमिस्ट इज टू चेयरफुल एज पेसिमिस्ट। वो कहता है जी अगर ऑप्टिमिस्ट चेयरफुल है ना तो वो जो पेसिमिस्ट होते हैं वो उदास होते हैं। तो उदास इसमें क्या था, टॉलरेंट, मिजरेबल, मीन, ग्लूमी, उदास होना। मीन तो मतलब होता है ना घटिया, मिजरेबल काबिल रहम, टॉलरेंट सब्र करने वाला। तो जो ये होगा ये फिर ग्लूमी होगा, क्योंकि अगर ऑप्टिमिस्ट चेयरफुल होता है, खुशबाश होता है, तो पेसिमिस्ट उदास होगा। ये तो आपको पता है, ये मीनिंग्स हैं, ये तो आप लोगों ने खुद ही कर लेने होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इफ़ यू आर ट्रबल मी, अगर आप मुझे तकलीफ पहुंचाओगे, आई विल पनिश यू। अ मदर वार्न्स हर चाइल्ड, माँ ने अपने बच्चे को डांटा कि अगर आप मुझे तंग करोगे तो मैं आपकी चित्रालोजी करूंगी। कंक्लूजन, विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर। कहता है जब वो वार्निंग मिलेगी तो हो सकता है वो रुक जाए। ये बात तो लॉजिकली ठीक है, ये बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बात ही यही होती है कि माँ इसी पर्पस के लिए डांट रही होती है। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी, बात तो ये भी ठीक है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट को नहीं कर रही, क्योंकि वहां पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि माँ ने वार्न किया, तो वार्निंग नीचे वाले में नहीं है। तो बेसिकली पहला पॉइंट ही ठीक है। दूसरा ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट को नहीं फॉलो कर रहा बस। वैसे तो सारे शैतान के बच्चे होते हैं बच्चे। 75 कहता है मोस्ट ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। कहता है जनाब ज्यादातर जो इस शॉप के अंदर ड्रेसेस होते हैं वो महंगे होते हैं। जी जनाब, मोस्ट का मतलब है ज्यादातर, इसका मतलब है ज्यादातर महंगे हैं लेकिन सस्ते भी हो सकते हैं। कहता है हैंडलूम ड्रेसेस इन दैट शॉप आर चीप, ये तो बात ही नहीं हुई। कहता है देयर आर नो चीप ड्रेसेस अवेलेबल, ये भी बात नहीं हुई। ऊपर कहता है कि जो हैंडलूम ड्रेसेस हैं उस शॉप में वो सस्ते होते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं वो इस ज़्यादा ड्रेसेस महंगे हैं। फिर वो कहता है देयर इज आल्सो लेस एक्सपेंसिव इन दैट शॉप। ये बात ज़्यादा लॉजिकली है कि हाँ कम एक्सपेंसिव भी हैं बट मोस्ट ड्रेसेस आर एक्सपेंसिव, फ्यू ड्रेसेस इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव। नहीं, ये तो बिल्कुल ही उल्टी होगी स्टेटमेंट, ये भी उल्टी होगी, ये भी उल्टी होगी, तो बात की बहतरी एक स्टेटमेंट है। फिर वो कहता है जी फाइंड द ऑड वन। ऑड वन का पता चल गया ना। कहता है डॉग्स एंड बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। कैमल की जो आवाज़ होती है ना वो रोर, आपको पता है, ये तो सबको ही पता है कि ये लायन की आवाज़ होती है, नॉट कैमल की। फिर हॉर्स एंड नी, ये बिल्कुल हॉर्स की आवाज़ को नहीं बोलते हैं, बर्ड्स की आवाज़ को चिर्प बोलते हैं। तो जो कैमल की आवाज़ है ना वो गलत लिखी हुई है, तो ये दैट इज ऑड वन। ओके की बात जनाब। नेक्स्ट आ जाए 77 पे। स्पॉन्ज इज अ प्रोस एज रबर इज टू। रबर तो आपको पता है इलास्टिक होती है। रबर क्या होती है? कहते हैं जैसे स्पॉन्ज पोरस होता है, रबर बताया किस तरह की होती है। रबर के अंदर इलास्टिसिटी होती है, वो जो खींचते हैं तो वो खींची। रबर ना तो मैसिव होती है, ना सॉलिड होती है, ना इनफ्लेक्सिबल होती है, बल्कि वो फ्लेक्सिबल मतलब कि
इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है रबर के अंदर। ओके होगी बात। नेक्स्ट आ जाए जनाब 78 पे। जी 78 में ये ना ये 5.2 लिखा हुआ है, काइंडली ठीक कर लें। ये 5.2 है, फिर 4.8 है, फिर 4.4 है, फिर 4 है। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो 0.4 का डिफरेंस चल रहा है। तो 4 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। फिर 79 में ऑड वन कह रहा है। ऑड वन मतलब बाकी चारों में से जो मुख्तलिफ है, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, लेक्चरर। अच्छा ये ना मैंने वो कहना भूल गया था, ये जो असाइनमेंट मैंने बनाई है ना टोटल, वो इंशाल्लाह अब इस बैच के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जो नेक्स्ट बैच होगा इंशाल्लाह उसके लिए मैं पूरी असाइनमेंट आपको जिसको व्हाट्सएप पे चाहिए हो कि व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, और इसका लिंक मैं यूट्यूब पर भी दे दूंगा, ठीक है। तो वो आप परेशानी ना लें, तो इंशाल्लाह काम क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ जी, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, लेक्चरर। लो जनाब, इसमें मजलूम कौन है? स्टूडेंट ही, ठीक है ना, बाकियों सारे ही जालिम समाज हैं। तो इसमें ऑड वन क्या है? स्टूडेंट। हाँ जी, इसमें क्या ऑड वन है जरा बताइएगा। काइट, क्रो, बर्ड, क्रो, काइट, स्पैरो। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा लोग काइट को कह देते हैं, बर्ड है, क्योंकि काइट एक, ये सारे परिंदों के नाम है। ये चिड़िया है। काइट ये वो काइट नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये काइट परिंदे की टाइप ही होती है। आप गूगल करके देख रहे हैं, आप लिखे काइट बर्ड, तो ये काइट बर्ड है प्रॉपर। तो ये तीनों नीचे बर्ड की फैमिली है, ऊपर फैमिली का नाम लिखा हुआ है, तो नीचे बर्ड की टाइप है, ऊपर बर्ड है। तो ऑड वन क्या है इसमें? बर्ड। 81 में तो ऑड वन ढूंढना बहुत आसान है। कप, स्पून, बाउल, बुके। तो आपको पता है कप, स्पून और ये बाउल, ये घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें, और बुके ये वो जो हम कहते हैं ना फूलों का, तो ये इन ऊपर वाले तीनों से डिफरेंट है। गॉट इट? 82 जी जनाब। 58, ये 522 नहीं है, ये 2 नहीं है इसके अंदर। 58, फिर 52, फिर 46, 40, 34। लो जनाब, कितने का डिफरेंस चल रहा है? 6 को माइनस करते जाओ। 34 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। 83 भी बहुत आसान है। कहता है पेन निब, इंक एंड इंक पॉट, वाटर बुक बकेट, बैग्स एंड बुक्स। लो जनाब, ये स्टूडेंट का होता है और ये डिफरेंट है इसमें से। तो ऑड वन क्या हुआ? सी। ये तो हमें पता है ना कि ये हमें इस्तेमाल होते हैं अपनी पेपर, नेब, सारा कुछ ही, लेकिन वाटर और बुके बकेट ये हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होती, स्टूडेंट के लिए। लो जनाब 84। अगर 84 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें देखें कि एक्स और टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर देखिए आर एल को देखना जरा। एल से शुरू करें, एल एम एन ओ पी क्यू आर। ओके होगी बात। फिर उसके बाद आप शुरू करें इसको, पी एल को, एल एम एन ओ पी। फिर आप जे एफ को शुरू करें, एफ जी एच आई और जे। बताओ कौन सी चीज ऐसी आ रही है दैट इज ऑड वन? कौन सी चीज है दैट इज ऑड वन? ओ भाई साहब, ये टोटल मिलके 5-5 बन रहे हैं बाकी सारे, लेकिन ये ज्यादा बन रहा है, ये दैट इज ऑड वन। बाकियों में देखें तो जो दरमियान में डिफरेंस है वो 3-3 अल्फाबेट्स का है, लेकिन इसमें 5 का अल्फाबेट्स का डिफरेंस है। लो जनाब, ये जो शेप वाले सवाल है मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के प्लान में हूँ, और इंशाल्लाह अब तो माजरत के आपकी इस वीडियो के अंदर बस यही सवाल मैं प्रैक्टिस करवा पाऊँगा जो आपके गिवन है, लेकिन इंशाल्लाह
मैं आप लोगों से कोशिश करूँगा, वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए मैं तकरीबन कम अज़ कम कोई 100 क्वेश्चंस, हर एक एनालिटिकल रीजनिंग के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शेयर करूँगा आपके साथ इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझाते हुए मेरे लिए आसानी हो। जी जनाब, इसमें बड़ा ध्यान से पैटर्न देखने पड़ते हैं। कभी एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न देखना पड़ता है, कभी क्लॉकवाइज। मैं ये बता देता हूँ, किसी एक चीज़ को कभी ना आप लोग क्लॉकवाइज पैटर्न बनाया करें, कभी एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़े मजे के होते हैं। और कभी अपोजिट, कभी वन साइडेड। इंशाल्लाह इन 4 पैटर्न के अंदर ना मैक्सिमम सवाल हल हो जाते हैं। अब सबसे पहले, क्यों मुझे तो इसके आंसर का पता है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मैं यहां पर देखूं कि पहले के अंदर 2 आ रहे हैं, यानी ब्लैक बॉक्स हैं, यानी सर्कल हैं, और आगे आ रहे हैं 4, फिर 4, फिर 3, ये कोई पैटर्न नहीं मान रहा। ओके, अगर क्लॉकवाइज देखें तो भी पैटर्न नहीं मान रहा, 2 3 2, फिर 4, फिर 3, फिर कोई पैटर्न ऐसे नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप अपोजिट देखें, इसको इसके साथ देखें और इसमें सारे प्लस करके बताएं मुझे कि कितने बनते हैं बगैर लाइन के और कितने बनते हैं लाइन के साथ, टोटल मुझे गिन के बताएं। लो जनाब, अगर आप गौर फरमाएंगे तो 6 बन रहे हैं सर्कल विदाउट लाइन और 3 बन रहे हैं लाइन के साथ और टोटल बन रहे हैं 9 सर्कल। ऐसे है या नहीं? अब जरा इनको देखें, इसके और इसको गौर फरमाएं। टोटल गिने तो 9 है और उन 9 में 6 और 3 है, गौर करके देख लें। फिर आप इसके अपोजिट देखें, इसको भी जरा काउंट करके देख लें, है टोटल 9 ही, और ये भी रेशियो कितनी है, 6 और 3 की। तो लो मेरे भाई, इसके सामने जो सेगमेंट आएगा तो उसको भी 9 पूरे करें। 1 2 3 4, 2 होने चाहिए आपके पास खाली, 1 और 2, और 1 होना चाहिए लाइन वाला, ठीक है। और ये कौन सा आंसर आपका आ गया, और टोटल 9 भी बन गया, ऊपर 6 है नीचे 3 है। बात समझ लगी ना? तो ये हमेशा जब भी आपने बनाना है ना, ये जो पिक्चर को हल करना है, या तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इस तरह से जैसे मैंने अपोजिट कहा, या फिर वन साइड। वन साइड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक सवाल इसका है, ठीक है ना। कुछ मिरर पिक्चर्स होती हैं, कुछ फोल्डिंग पिक्चर होती हैं, ये मुख्तलिफ पिक्चर्स के सवाल है। मेरी वो जो बेसिक प्रैक्टिस सेक्शन में मैंने बताई हुई है काफ़ी सारी, तो वो अब तो मैं हल नहीं करवा पाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर। लो जनाब, वो कहता है जॉन्डस जैसे लीवर की बीमारी है ना, तो बताओ फिर इमेजिनेशन ब्रेन की बीमारी है, रैशेस स्किन की बीमारी है, ब्रीथ और लंग्स का कोई ताल्लुक नहीं है, ब्लड और हार्ट का, तो ये रैशेस और स्किन की बीमारी है। ये तो वो किसी बीमारी का नाम बताया होगा कि कहेगा बताओ और कौन सी बीमारी किसकी समझी जाती है। मैराथन इज द रेस। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन बेसिकली कहते हैं नींद को। ये ना कुछ एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी देर के लिए सोते हैं और उसे कहते हैं नींद की एक तरह की हैबिट होती है एक, तो वो बेसिकली वो होती है रीच की नींद, बियर की नींद जो होती है उसे हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन वो कहता है मैराथन अगर रेस है तो हाइबरनेशन स्लीप को कहा जाता है, नींद को। जैसे लोग दौड़ते हैं तो जानवर सोते हैं, ज़्यादातर उसमें रीच है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जनाब 88 में, सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री। कहते हैं इसका मतलब बताएं लॉजिकली कंक्लूड। कहते हैं मैन जनरली सर्व देयर कंट्री, ऊपर तो सोल्जर की बात होगी है, ये तो ना हो। दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर्स। कहता है वो लोग जो के कंट्री के लिए सर्वे करते हैं वो सोल्जर ही होते हैं। ये बात भी अभी तक तो नहीं, इसको अभी पॉइंट आउट करते हैं। वोमेन डू नॉट सर्व, ये भी गलत है।
दोज हु आर सोल्जर सर्व देयर कंट्री, कहते हैं वो जो सोल्जर होते हैं वो अपनी कंट्री, ये ज्यादा लॉजिकल बनता है। तो ये आंसर, क्योंकि दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर, कहते हैं वो लोग जो कहते वो सोल्जर ही होती हैं, ऐसी बात नहीं है, नॉन सोल्जर भी सर्व कर सकते हैं। कहते हैं डेजी फ्लावर प्लांट, कहता है जैसे डेजी फिर फ्लावर फिर प्लांट, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, आर्टिस्ट, पेंट, टीचर, टीचर जाहिर सी बात है। फिर अगला कैंडल के बाद लैंप और फ्लड लाइट, कहती कैंडल छोटी लाइट होती है, लैंप थोड़ी बड़ी लाइट, फ्लड लाइट उससे भी ज्यादा लाइट। हट, कॉटेज, हाउस, जैसे हट छोटा घर को कहते हैं, फिर कॉटेज थोड़ा उससे बड़ा घर हो गया, और हाउस उससे बड़ा घर हो गया। और टेंट, डिवेलनिंग और सिटी इसमें नहीं आएगा। लो जनाब, अच्छा अभी तो मैं ये हल करवा रहा हूँ ना, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैंने आपके साथ बात की है वो मैंने इसको ब्रीफली यानी पहले इसका एक लेक्चर तैयार करना है, आपको वो लेक्चर डिलीवर करना है, फिर उसके बाद ये सवाल हल करवाने। अच्छा इसको ठीक कर ले, ये लिखा हुआ है 1.5, फिर लिखा हुआ है 2.3, फिर लिखा हुआ है 3.1, फिर लिखा हुआ है 3.9, ये 2.3 है और यहाँ पर पॉइंट है। तो अगर 1.3 से 2.3 पर जाएं तो 0.8, फिर यहाँ पे जाएं 0.8, यहाँ पर जाएं 0.8, फिर आगे भी 0.8 कर दें इसमें प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 4.7। ओके की बात, ये बेसिकली आगे लिखा भी हुआ है, ये सवाल यहाँ से काट के ये 93 सवाल है ये बेसिकली, ठीक होगी बात। ये 93 क्वेश्चन है और 94 क्वेश्चन पे आ जाएं। 544 से 509 अगर आप देखें तो 35 का डिफरेंस है, इसमें भी 35, इसमें भी 35, तो इसमें मज़ीद 35 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 404। लो जनाब लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया। फिर ये क्वेश्चन मेरे बहुत पसंद आया। अगर आप देखें यहाँ पर सिर्फ इस हिस्से को देखना है आपने तो आपको समझ लगेगी, सिर्फ इस हिस्से को, बाकी को इग्नोर करें, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, वो बस इस हिस्से को पूरा करना है जी। पहले यहां पर देखें वाइट वाइट ब्लैक, वाइट वाइट ब्लैक, फिर आगे इसी हिस्से को देखना है ब्लैक ब्लैक वाइट, मतलब जो ब्लैक थे वो वाइट हो गया और जो वाइट थे वो ब्लैक हो गया। अब यहां पर भी देखें बिल्कुल ऐसे ही इसी हिस्से को देखना है ब्लैक वाइट वाइट, ब्लैक वाइट वाइट और फिर ब्लैक ब्लैक और वाइट। मतलब क्या है, पैटर्न क्या चल रहा है कि पहले दो बॉक्सेस के अंदर, जो पहले फेज के अंदर सिर्फ फर्स्ट हाफ के अंदर जो ब्लैक होते हैं वो वाइट हो जाए, पहले दो में सेम रहते हैं, थर्ड वन में चेंज हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है। और यहां पर देखें ब्लैक और यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर ब्लैक है और यहां पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है यहां पर ब्लैक ब्लैक, यहां पर वाइट हो और यहां पर कुछ भी ना हो, वो हमने बॉक्स ढूंढना है। तो देखिएगा जरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाइट तो है लेकिन यहां पर ये है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखें ये खाली है और यहां पर वाइट है, तो आंसर आपका ये है। बहुत मुश्किल है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना आपके लिए, लेकिन मैंने बिल्कुल वेरीफाई करके आपको ये जवाब दिया है। ठीक होगी मेरे बात। लो जी आखिर में भी यही सवाल है, बस इसका जवाब की जगह चेंज है, बाकी सवाल यही है। तो लो मेरे भाई, क्योंकि जिसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग की है उनका कल पेपर है, तो मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर नेक्स्ट सेशन के लिए पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए QAT आसान कर दूंगा इंशाल्लाह, वो आप परेशान ना हो। तो अभी मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, इंग्लिश के अलावा मैथ का पोर्शन, क्योंकि वो तो मेरा अपना ही सब्जेक्ट है, और जो QAT का पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग का, वो भी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।